Hi, I hope you've done the questions for the assignment 2 as well. So we are going to be discussing the solutions to assignment 2. Like I said earlier also, प्लीज़ अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो फिर इस वीडियो को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर पूरा बेनिफिट चाहिए सो देन प्लीज़ सॉल्व द क्वेश्चंस एंड देन क्रॉस चेक योर आंसर्स हियर। लेट्स डू द क्वेश्चंस वन बाय वन। What happens when price of good 1 and price of good 2 both double? So इस वीडियो में I will go a little slowly. The reason for going slowly is because I want you to cross check the steps also. कि हमारा step 1 क्या था, step 2 क्या था, step 3 क्या था. So step 1 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बोलती हूँ, आपने अपना x axis बनाया, y axis बनाया, दोनों को मार्क किया. You will say good 1 here, good 2 here. अभी मेरी स्लोप है -p1 by p2. अभी मेरे पास कोऑर्डिनेट है m by p1 here and m by p2 here. And we always draw the original budget line. और ओरिजिनल बजट लाइन पे हम अज्यूम करते हैं कि अभी कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज, सो दिस इज माय ओरिजिनल बजट लाइन. ओके, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपना स्टेप 1 किया. स्टेप 1 में हमने एक्स एक्सिस को मार्क किया, वाई एक्सिस को मार्क किया, अपने दोनों कोऑर्डिनेट्स को मार्क किया, स्लोप को मार्क किया और ओरिजिनल बजट लाइन बना ली. ओके, दिस इज माय स्टेप 1. Now for the exams also I would say that you should always use two colors ताकि आप अपने उसको अच्छे से define कर पाओ. Step 2. अब price of good 1 and price of good 2 both double. That means पहले मेरा price था P1, अब हो गया है 2P1. पहले मेरा price था P2, अब हो गया है 2P2. Right? So it could be 5, 10, 15, whatever. अगर initially 5 था तो अब 2 into 5 हो गया है 10 हो गया है. अगर initially 10 था तो 2 into 10 हो गया है, अब हो गया है 20. ठीक है, तो m में कोई चेंज है नहीं है, इसका मतलब मेरा न्यूमरेटर हियर एंड हियर इज द सेम. लेट्स लुक एट द स्लोप. चेंजेस नोटिस करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे हमारा स्लोप क्या है. पहले मेरा स्लोप था -p1 by p2, ये है मेरा ओरिजिनल. ओके, ओ फॉर ओरिजिनल. अब मेरा न्यू स्लोप क्या है, न्यू स्लोप इज -2 into p1 upon 2 into p2. This 2 and 2 gets cancelled, which means my new slope is same as my old slope, which is -p1 by p2. मतलब मेरा जो नया स्लोप है वो जो है वो ओल्ड स्लोप के इक्वल है, which is -p1 by p2. So मेरी जो न्यू बजट लाइन बनेगी रेड कलर से वो जो है वो सेम स्लोप की होगी, तो इसके पैरेलल बनेगी. सो आई हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइन. ठीक है, ये तो है मेरी पहली चीज की. दूसरी चीज आई वांट टू सी द कोऑर्डिनेट हियर एंड द कोऑर्डिनेट हियर. लेट्स लुक एट द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट. लेट अस लुक एट द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट. एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखते हैं. ओल्ड क्या है, पहले का क्या है, m by p1. अब क्या हो गया है, न्यू क्या हो गया है, मेरा तो p1 ही चेंज हो गया है ना, अब 2p1 हो गया. तो ये दिस बिकम्स m by 2p1. m सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ गया, which means my point is going to be inside. You see, अब now I don't need to calculate this क्योंकि इन दोनों से मुझे पता लग गया कि मेरी बजट लाइन जो है वो पैरेलल होगी और इनसाइड होगी. इसका पॉइंट हो गया m by 2p1. पैरेलल होगी, इनसाइड होगी, इन दो चीजों से मुझे पता लग गया फ्रॉम द स्लोप एंड द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट. लेकिन अगर मैं क्रॉस चेक करना चाहती हूँ तो मैं देखूंगी मेरा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है. आई वांट टू क्रॉस चेक, राइट? तो क्या देखूंगी मैं, वाई एक्सिस का मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट है m by p2 and my new coordinate will again be m by 2p2, which is going to be right here. So it wouldn't have mattered कि अगर मैंने y पहले किया है या मैंने x पहले किया है, बात मेरी वही आएगी. So when price of good 1 and price of good 2 both double, then what happens? My budget line shifts parallelly inward. मेरी जो budget line है वो parallelly inward shift हो जाती है, right? Another thing, on a side note, I want to say this. Side note पे लिखते हैं, increase in price and decrease in income both reduce purchasing power and vice versa. Increase in price, चाहे वो P1 हो, चाहे वो P2 हो, चाहे वो दोनों हो, and decrease in income, दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, they reduce the purchasing power. वो हमारी affordability को कम करते हैं. They reduce our overall affordability. Just on a side note. Second question. All right, let's do the second question then. Income of the consumer and price of good 1 increase by the same amount. So step 1 is always the same for all the questions.
we draw the original budget line like we discussed earlier. So this is my original budget line. X1 on the x-axis, GOOD2 on the y-axis. Slope is minus P1 by P2. I have M by P1 on the x-axis and M by P2 on the y-axis. Right? Step 1 is to draw the original budget line. We have done that. हमने कर लिया है. ठीक है. अब आते हैं हम step 2 पे. Price of good one और M जो है दोनों बड़े हैं by the same amount. So let's say hypothetically both are increasing by 10%. Same amount ना, so 10%. आप 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, but I'm taking 10%. So then let's figure out slope. तो जो मेरी old slope है वो है minus P1 by P2, है ना? और जो मेरी न्यू स्लोप है उसमें प्राइस जो है वो 10% ज्यादा है. ओल्ड स्लोप से प्राइस जो है वो 10% ज्यादा है गुड वन का इन अ न्यू स्लोप, व्हिच मींस दैट माय P1 नाउ बिकम्स 1.1 P1. पहले था 1 P1, अब हो गया 1.1 P1 बिकॉज द प्राइस ऑफ गुड वन इज 10% मोर, है ना, 10% ज्यादा है अपॉन P2. सो दिस इज माय न्यू स्लोप. द स्लोप इज देन चेंजिंग. So when you say this is my old slope and this is my new slope, you're saying my budget line can be a little more flatter or steeper. But I know that a lot of you may be confused here कि वो क्या होगा. It doesn't matter right now. I'll tell you how to go about it. You just know कि आपका slope change हुआ है. तो इसका मतलब आपकी budget line अब या तो flatter हो सकती है या steeper हो सकती है. दोनों में से कौन सी होगी वो अभी let's say हमें नहीं पता. अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है. We will see how you'll draw it later. Right now that is. ठीक है. हमने slope figure out किया. उसके बाद हम figure out करेंगे intercepts. जब भी हमारे स्लोप में चेंजेस आते हैं तो हम दोनों इंटरसेप्ट फिगर करते हैं. तो इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस. ओल्ड क्या था? m by P1. न्यू क्या है? m जो है वो हो गया 10% से इंक्रीज, सो 1.1 m. प्राइस जो है वो भी इंक्रीज कर गया 10% से, तो 1.1 P1. 1.1 can cancel, so it is m by P1. So my intercept on the x axis is not changing, it is the same. My intercept on the x-axis, I'm repeating myself, is not changing, it is the same. Which is why now I know that my budget line is going to start from this point, is going to be carrying a different slope, and is going to be ending somewhere here. To do that, कि वो कहाँ पे end करेगा? Let's do the y-intercept. Intercept on the y-axis. x2 का intercept हमारा क्या होगा? पुराना क्या था? What was the old one? Old one was m by P2. What is going to be the new one? M is now 1.1 M. Income बढ़ गई ना 10% से, तो 1.1 M. P2 जो है वो सेम है, P2 तो मेरा चेंज ही नहीं हुआ. Which is where I'm saying कि न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो पूरा का पूरा पॉइंट उठ जाएगा ना यहाँ पे. Right? 1.1 M upon P2. तो my income is more, P2 is the same, so point is here. So my new budget line is going to be this. Okay? Different slope, same intercept on the x-axis, a higher intercept on the y-axis. So this is going to the budget line when income of the consumer and price of good one changes by the same amount. I hope you had the correct answer to this one. This was a simpler question. And if not that one, then this one definitely you should have had a correct answer. मतलब आपका खुद का आंसर ठीक होना ही होना चाहिए था. नहीं है तो I would sincerely request you to do budget lines again. That means आपको budget lines इतने अच्छे से समझ नहीं आया है. Price of good one and price of good two are both increasing. लेकिन जो increase है वो good one का ज़्यादा है rather than good two. So P1 is increasing, P2 is increasing. But the increase in P1 is greater than P2. So you know for me, अपनी बात कर रही हूँ, आपके लिए शायद नहीं होगा, मेरे लिए हमेशा numbers help करते हैं. तो मैंने बोला P1 जो मेरा राइज करा वो 10% से करा और P2 जो मेरा राइज करा वो 5% से ही करा. This is the situation I'm taking. You could take any hypothetical values or not take hypothetical values at all. आपकी मर्जी है. But this is how I want to do it. And for me this works. I'm assuming for a lot of people this would work. तो अगर आपका इसका question का आंसर ठीक नहीं आया था तो आप ऐसे try करके देखो तो आ जाएगा. ठीक है? Step 1 is same. I'm marking my diagram. x1, x2 minus p1 by p2. m by p1, m by p2. ठीक है? ये होगी मेरी original budget line. All right. Now step 2. Now for step 2. For step 2, firstly let's do the x1. That is x-axis का intercept. X-axis का intercept.
ओल्ड इंटरसेप्ट क्या है, m बाय p1। न्यू इंटरसेप्ट क्या होगा, m बाय 1.1 p1, है ना, m बाय 1.1 p1। दैट मीन्स दिस पॉइंट इज मूविंग इनवर्ड, राइट। लेट्स डू द y एक्सिस का इंटरसेप्ट, y एक्सिस का इंटरसेप्ट विच मीन्स कि मेरा x2 का क्या होगा, ओल्ड इंटरसेप्ट क्या था उसका, m बाय p2। न्यू इंटरसेप्ट क्या होगा उसका, m अपॉन 1.05 p2, विच मीन्स ये भी कम हुआ, लेकिन इसमें जो रेशियो हुआ कम होने का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, राइट। देर इज अ ड्रॉप हियर, देर इज अ ड्रॉप हियर, यहाँ पे भी फॉल हुआ है, यहाँ पे भी फॉल हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो फॉल है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। डू यू सी वाई, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ 5% हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स द इंटायर वैल्यू इज फॉलन, वो ज्यादा हुआ है, इसीलिए द वैल्यू फॉल हियर इज मोर एंड हियर इज लेस। ऑल यू हैव टू नाउ डू इज जॉइन दीज 2 पॉइंट्स एंड दिस इज योर न्यू बजट लाइन। क्रॉस चेक करने के लिए स्लोप निकाल लो, क्रॉस चेक करने के लिए स्लोप निकाल लो। ओल्ड स्लोप क्या थी, माइनस p1 बाय p2। न्यू स्लोप क्या है, माइनस 1.1 p1 upon 1.05 p2। If you calculate, this will be minus some point, 0 point, some point p1 by p2, which means इससे तो मेरी जो स्लोप है वो थोड़ी कम ही है ना, इससे तो मेरी जो स्लोप है वो थोड़ी कम ही है, which is why my, or maybe ज़्यादा होगी depending on what this value is coming out to be. My point is it is not same as minus p1 by p2, but it is going to be something else. It's going to be 1.1 upon 1.05 क्या होता है, let's just take out your calculators and do it once. Pause the video here and do it so that you don't get confused later. So 1.1 divided by 1.05 is 1.047 p1 by p2. So it is slightly higher than 1. It is slightly higher than 1, which is why my slope is changing from the green one to the blue one. From the green one to the blue one. Let's do the next question. Now this question is very interesting. Buy the first unit and get the second unit free. And get the second unit free. Offer valid only on the first unit. So you should ask me, what is the difference between this and buy one get one free that we did in the earlier assignment? आपका वैलिड क्वेश्चन होगा अगर आप ये पूछोगे तो, अगर आपने नहीं पूछा तो आपने इसका मतलब पिछले वाली असाइनमेंट ठीक से नहीं करी, आप ठीक से करोगे तो आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द अर्लियर वन? टू डिफरेंसेस। वन, बाय वन गेट वन फ्री में हम लोगों ने करा था डिविजिबल यूनिट्स। डिविजिबल यूनिट से मेरा मतलब था कि मैं 1 की जगह हाफ kg लेना चाहूँ तब भी ले सकती हूँ, 1/4 kg लेना चाहूँ तब भी ले सकती हूँ, मैं 100 ग्राम लेना चाहूँ तब भी ले सकती हूँ। इसके अंदर क्या है, बाय द फर्स्ट यूनिट एंड गेट द सेकेंड यूनिट फ्री, माई यूनिट्स आर नॉट डिविजिबल. My units are not divisible. That means I have to buy the first complete unit. Only then I get the second unit free. Only then I get the second unit free. Do you understand? इसके अंदर जो हमने लास्ट वाले असाइनमेंट में जो क्वेश्चन किया था उसमें यूनिट्स डिविजिबल थे, तो जैसे ही मैंने अपनी ओरिजिनल बजट लाइन बनाई थी तो मेरे पास जो ऑफर थी ना वो यहाँ के छोटे से यूनिट से ही वैलिड होनी शुरू हो गई। यहाँ पे क्या है, मेरे यूनिट्स डिविजिबल नहीं है, तो जब मैंने पहला यूनिट खरीदा उसके बाद ही मेरे पास ऑफर है। So let's do step one. Step one is always the same. I draw my original budget line without the offer. X1 on the x-axis, x2 on the y-axis. My slope is minus p1 by p2, and this is my original budget line. This is my original budget line. For the sake of drawing the diagram in a much neater manner, मैं यहाँ पे एक वो बना देती हूँ line, which I'm calling 1. So सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जो आप 0 to 1 का गैप देख रहे हो ना यहाँ पे मेरे पास कोई ऑफर नहीं है। सो दिस गैप दैट यू सीइंग ना, देयर इज नो ऑफर हियर। व्हाई इज देयर नो ऑफर हियर? क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि जब आप पहला यूनिट खरीदोगे तभी सेकंड यूनिट फ्री मिलेगा, पहला जब तक नहीं खरीदोगे तब तक कुछ नहीं फ्री मिलेगा। विच मीन्स दैट जब तक मैं फर्स्ट यूनिट को खरीदने के लिए अपनी जेब में से पैसे नहीं दे देती हूँ। सो लेट्स से कि जो 1 यूनिट है that costs 10 rupees.
सो जब तक मैं 10 रुपीज नहीं दे के फर्स्ट यूनिट नहीं ले लेती तब तक मेरे पास ये ऑफर वैलिड नहीं है. सो देयर इज नो ऑफर इन द ब्लू एरिया एट ऑल. ठीक है. सेकेंड थिंग, जैसे ही उसने फर्स्ट यूनिट खरीदा उसको सेकेंड यूनिट फ्री मिला. सो व्हेन आई बॉट द फर्स्ट यूनिट आई स्पेंड 10 रुपीज. इसको ना आई वांट टू डू इट इन अ डिटेल्ड मैनर ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप आगे भी अप्लाई कर पाओ. सपोज मेरे पास P1 जो है वो ₹10 है. P2 को मैं न्यूमरेटर ले लेती हूँ, उसका वैल्यू ले लेती हूँ ₹1. इनकम जो है मेरे पास है 100 रुपीज की. लेट मी कॉल दिस पॉइंट point 1 and this point 2. At point 1, I'm consuming 0 units of good one. अगर मैं point 1 पे कंज्यूम करती हूँ तो point 1 पे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 units of good 1 और good 2 कितना है? हाईएस्ट पॉसिबल 100. सो माई कोऑर्डिनेट्स, मेरा जो पॉइंट है point 1 पे वो क्या है? 0,100. ठीक है. point 2 पे क्या है? What is happening at point 2? At point 2 मैंने 1 यूनिट खरीदा गुड 1 का. जैसे ही मैंने 1 यूनिट खरीदा गुड 1 का मैंने 10 रुपीज स्पेंड करे. जैसे ही मैंने 10 रुपीज स्पेंड करे मेरे 100 रुपीज में से 10 रुपीज तो चले गए ना गुड 1 के लिए. मेरे पास बचे कितने? 90. तो मैं गुड 2 पे कितना खर्च कर सकती हूँ? 90 ना. सो माई पॉइंट एट 2 becomes 1,90. Now this is something it should have made sense to everybody. अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे पॉज करो, थोड़ा रिवाइंड करो, ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा देखो. पॉइंट 2 पे मेरा पॉइंट क्या है? 1,90. अब ऑफर ने क्या किया? ऑफर अगर नहीं होता तो मैं 2 से कहाँ चली जाती? 3 पे. 3 पे मेरे पास क्या होता? मैं 2 यूनिट्स खरीद सकती थी गुड 1 के. 2 खरीदती तो 20 रुपए स्पेंड करती. दूसरे गुड्स के लिए मेरे पास बचते 80 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे करके मैं अपनी पूरी बजट लाइन को पॉपुलेट कर सकती थी. लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि पॉइंट 2 पे जैसे ही मैंने 1 यूनिट खरीदा, पॉइंट 2 पे जैसे ही मैंने 1 यूनिट खरीदा मुझे शॉपकीपर ने 1 यूनिट फ्री दे दिया. तो नई बजट लाइन जो बनेगी उसमें पॉइंट 2 क्या बनेगा? उसमें पॉइंट 2 पे मेरे पास 2 यूनिट्स हो गए गुड 1 के. बाय 2 यूनिट्स क्योंकि 1 मैंने खरीदा, 1 उसने फ्री दिया. बाय द फर्स्ट यूनिट गेट द सेकंड यूनिट फ्री. पहला मैंने खरीदा, दूसरा उसने फ्री दिया. मेरे पास एक की जगह क्या हो गया? 2 यूनिट्स. लेकिन इनकम मेरे पास अभी भी 90 है. तो मेरी जो 90 की इनकम थी वो यहाँ पे थी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे. अब इस हॉरिजॉन्टल पे 90 की इनकम के साथ साथ मेरे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए हैं वो हो गए हैं 2. जो नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए हैं वो हो गए हैं 2. सो माय बजट लाइन इज दिस till here because there's no offer there, so it's overlapping. Then it goes out because I got 1 extra unit, and then after that it becomes parallel. Now why is it becoming parallel after this? क्योंकि एक यूनिट पे मुझे एक यूनिट फ्री मिला, उसके बाद ऑफर वैलिड इज ओनली ऑन 1 फर्स्ट यूनिट. इसका मतलब अगर मैंने उसके अलावा थर्ड पॉइंट पे भी खरीदा तब भी मुझे एक्स्ट्रा फ्री नहीं मिलेगा. लेट मी शो यू. ये थर्ड पॉइंट दिख रहा है आपको? थर्ड पॉइंट ओरिजिनल बजट लाइन पे क्या था? 2,80. अब ऐसा ही मैं एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट यहाँ पे बनाती हूँ. लेट मी कॉल इट 4. पॉइंट 4 पे क्या है? मेरे पास गुड 2 तो 80 ही है लेकिन ओरिजिनल बजट लाइन पे नहीं है, न्यू बजट लाइन पे है. तो मेरे पास गुड 1 क्या है? 3. गुड 1 क्या हुआ? 3 यूनिट्स. क्यों 3 यूनिट्स? क्योंकि पॉइंट 3 पे, जब मैं पॉइंट 3 पे थी ओरिजिनल बजट लाइन पे, तो 2 यूनिट्स मैंने खरीदे थे. 2 यूनिट्स खरीदने के बाद मेरे पास 80 रुपए बचे थे जो मैंने गुड 2 पे स्पेंड किए. अब क्योंकि शॉपकीपर ने मुझे ऑफर दी थी फर्स्ट यूनिट पे, तो फर्स्ट यूनिट के साथ मुझे फर्स्ट फ्री मिल गया था. अब अगर मुझे 3 यूनिट्स चाहिए तो मैंने पैसे कितने के दिए? 2 यूनिट्स के, क्योंकि एक तो मुझे फ्री मिला ना. अगर मुझे इसके 3 यूनिट्स खरीदने तो मैंने पैसे कितने दिए? 2 यूनिट्स के. 2 यूनिट्स के कितने पैसे दिए? 20 रुपए. 20 रुपीज मैंने पेड, तो 100 में से 20 गए, मेरे पास बचे 80 रुपीज. बट वो 2 यूनिट्स बाय करने से मेरे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली आए वो कितने आए? 3 यूनिट्स. सो दिस इज हाउ the affordability of mine has increased by 1 unit throughout. So the green line is my new budget line. The maroon line was my original budget line. ठीक है. Incidentally, I just want to show you for comparison. अगर जब आपको याद हो आपका जो buy one get one free का केस था उसमें मेरी बजट लाइन ऐसे मूव करी थी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स थे वो बहुत ज्यादा डिविजिबल थे, बहुत ज्यादा डिविजिबल थे. मुझे पहला यूनिट खरीदने की जरूरत नहीं थी ऑफर अप्लाई करने के लिए, और उसके अलावा बाय वन गेट वन फ्री था मेरा फॉरएवर के लिए.
फॉरएवर के लिए, तो इसलिए वो था पूरा का पूरा शिफ्ट आउट. सो आई होप दिस मेड सेंस. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Buy the first unit and get a cash back of 30%. Again, आपके पास confusion होना चाहिए था कि मैम what is the difference between rationing, subsidy, discount and in this question. इन तीनों में हम क्या करते थे? इन तीनों में हम करते थे, हमारे पास एक ये बजट लाइन होती थी, हम बोलते थे सब्सिडी और वापस. तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि कैशबैक इज लाइक अ 30% सब्सिडी? नो, वी कांट से दैट. व्हाई कांट वी से दैट? लेट्स सी. Step 1, original budget line. Step 1 is always the same. We always draw the original budget line. We mark our diagram. We mark our slope. ये मेरी original budget line है. अब again, for the sake of drawing a simpler diagram, मैंने 1 के साथ अपनी ये mark कर दी है. इस area में there is no offer. Why is there no offer in this area? Because it says buy the first unit and get a cashback. Did it say buy one small unit and get a cashback? No. उसने बोला buy the first unit. तो जब तक मेरा first unit नहीं आता है तब तक तो ये offer valid ही नहीं है. तो इसका मतलब हम लोग उससे पहले तो ये काम कर ही नहीं सकते, right? उससे पहले तो ये काम कर ही नहीं सकते. So buy the first unit and get a cashback of 30%. राइट. सो फर्स्ट यूनिट से पहले ऑफर है ही नहीं, तो फर्स्ट यूनिट के लिए तो फर्स्ट यूनिट तक तो मेरी बजट लाइन यही रहेगी, इररिस्पेक्टिव चेंज ही नहीं हो सकती. अगेन सेम एग्जांपल लूंगी. इनकम 100 है, P1 जो है वो 10 रुपीज है, P2 जो है वो 1 है न्यूमरेटर के हिसाब से. अब क्या हुआ, पॉइंट 1 जो था वो इधर था, पॉइंट 1 पे मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या था, 0,100. अभी तो किया था पिछले क्वेश्चन में. 2 पे क्या है, ये 2 पॉइंट है, उस पे है 1,90. ऐसे अगर मैं 3 बना दूंगी तो 3 पे क्या है, 2,80 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना. अब हम देखते हैं कि हुआ क्या. जैसे उसने फर्स्ट यूनिट बाय किया, उसने 10 रुपीज स्पेंड किए, 10 रुपीज स्पेंड किए टू बाय दैट फर्स्ट यूनिट. उसको शॉपकीपर ने 3 रुपीज वापस दे दिए. उसको शॉपकीपर ने 3 रुपीज वापस दे दिए. जैसे उसको 3 रुपीज वापस मिले, वो गुड 1 पे भी स्पेंड कर सकता है, गुड 2 पे भी स्पेंड कर सकता है. ये कोई वो थोड़ी ना कि उसको गुड 1 पे स्पेंड करना पड़ेगा, वो कहीं पे भी कर सकता है ना. तो उसके पास क्या हुआ, ये जो पॉइंट 2 था ना, ये क्या बन गया, पॉइंट 2 जो था दैट बिकेम 1,93. 1,93. Do you understand? पहले उसके पास था 1,90 ओरिजिनल बजट लाइन पे, उसने 10 रुपीज स्पेंड किए, 1 यूनिट खरीदा. अब 1 यूनिट के साथ साथ उसको 3 रुपीज मिल गए ना एक्स्ट्रा, क्योंकि 30% कैशबैक है, तो उसको 3 रुपीज रिटर्न में मिले. तो इसीलिए मेरा जो ये वाला पॉइंट था ना, पॉइंट 2, ये पॉइंट उठ के ऊपर चला गया, पूरा ऊपर तक नहीं गया. ये 1 जो है ये है 100. तो ये जो पूरा गैप है ना, यू सी दिस गैप इज $10. ये जो गैप है ना 1 और 2 का वर्टिकल गैप, ये 10 रुपीज. 30% मिलेगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 50% मिलेगा और ऊपर जाएगा, 100% मिलेगा 1 पे मैच कर जाएगा, 1 पे मैच कर जाएगा. लेकिन फिर भी मेरी बजट लाइन जो है वो चेंज कहाँ से होगी, 1 यूनिट ऑनवर्ड्स. 1 यूनिट से पहले नहीं चेंज होगी. सो दिस विल गो अप हियर एंड देन दिस विल बी पैरेलल हियर, राइट. सो माय बजट लाइन इज व्हाट, ये मेरा 1 यूनिट है. अगर my budget line is like this, this, this and this. Okay, if I ask you a question, अगर मेरे पास कैशबैक जो है वो 30 की जगह 100% होता, तब क्या होता, then what would be my budget line. मैं ना 1 यूनिट यहाँ पे ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ. Then this point will go completely up and become parallel. यहाँ पे अब मेरी बजट लाइन होगी ये और ये. A lot of people make the mistake of saying कि मेरी budget line will be horizontal and then this. No, ये horizontal का portion नहीं आएगा. This horizontal portion will not come. Why not? क्यों नहीं आएगा ये horizontal portion? क्योंकि 1 यूनिट खरीदने से पहले आपके पास इन सब केसेस में कोई ऑफर नहीं है. Unless I spend the money for the first unit, I'm not getting an offer. Which means that कि मुझे फर्स्ट यूनिट तो स्पेंड करना ही करना पड़ेगा ना फर्स्ट यूनिट पे. तो इसीलिए जो हमारी बजट लाइन चेंज होगी वो कहाँ से होगी, फर्स्ट यूनिट ऑनवर्ड्स. फर्स्ट यूनिट से पहले हमारी बजट लाइन चेंज नहीं हो सकती. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ लास्ट क्वेश्चन. बल्क डिस्काउंट.
The question says for the first 100 kgs the price of cashews is 100 rupees a kg. लेकिन अगर कोई 100 किलो से ज़्यादा खरीदता है तो उसको बल्क डिस्काउंट मिलता है जिसके अंदर गुड जो है वो 80 रुपीज़ अ kg हो जाता है, राइट? लेट्स सी द सोल्यूशन टू दिस. सो जो बल्क डिस्काउंट होते हैं ना एसेंशियली वो दो तरह के होते हैं. ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ द ओरिजिनल बजट लाइन एंड शो यू हाउ दे आर डिफरेंट. ठीक है, स्टेप 1 तो आपको पता ही है, ड्रॉ योर ओरिजिनल budget line which is without the offer, x1 on the x-axis, x2 on the y-axis, slope, x1 on the x-axis, x2 on the y-axis and slope. ठीक है, ये तो मेरी ओरिजिनल बजट लाइन हो गई है. सो बल्क डिस्काउंट दो तरह के कैसे होते हैं. एक तो है कि लेट्स सपोज माय इनकम इज 10,000. For the first 100 kgs, it's 100 rupee a kg. My income, let's say, is 50,000, just for the sake of calculating easier. तो हम ये बोल रहे हैं कि जब हम लोगों ने पहले 100 kgs जो हैं वो 100 रुपये a kg पे लिए, तो इन 100 kgs को खरीदने के लिए हमने 10,000 रुपीज स्पेंड करे. जैसे ही मैंने 101st kg लेना शुरू किया तो डिस्काउंट जो है वो फर्स्ट टू 100 kgs पे भी लगा और आगे भी मुझे मिला. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जब मैं 101 kg ऑनवर्ड लेना शुरू करूंगी तो मेरा प्राइस जो है वो 80 रुपीज अ kg हो गया. लेकिन फर्स्ट यूनिट ऑनवर्ड से बल्क डिस्काउंट है ना, मैंने बोला 100 किलो खरीदोगे तो 100 रुपए का दूंगी, लेकिन जैसे आप 100 किलो से ज्यादा खरीदोगे तो मैं आपको 80 रुपए चार्ज करूंगी, लेकिन पहले 100 के भी 80 ही चार्ज करूंगी. दूसरा है कि वो पहले 100 के अभी भी 100 रुपए चार्ज करेगा, लेकिन 101st यूनिट के बाद जो है वो 80 रुपीज अ kg चार्ज करेगा. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू डू द सेकेंड केस फर्स्ट. So 0 to 100 is 100 rupees a kg. 101st unit onwards is 80 rupees a kg. और ये वाला मेरा सेम रहा. Let's suppose यहाँ तक है 100 kgs. तो 100 kgs तक तो 100 rupees a kg ही है, तो कोई चेंज ही नहीं है. जैसे 100 kgs के बियॉन्ड मैंने खरीदा तो मेरे को 80 रुपीज अ kg पड़ा. तो पहले मेरे पास लेट्स से P2 was equal to 1, so पहले my slope was -100. Now my slope is -80. I can afford more. मेरी affordability बढ़ गई है, so my budget line is going to move outward. It's going to spindle outward. Obviously, it's going to connect the y-axis. I don't want to do it क्योंकि मेरे को ये वाला डायग्राम भी बनाना है. But my point is कि मेरा budget line कैसे शिफ्ट हुआ. ओरिजिनल ये था, न्यू जो है वो यहाँ से यहाँ पे हो गया. ये जो आया ये मेरे पास एक्स्ट्रा अफोर्डेबिलिटी आई बल्क डिस्काउंट की वजह से. सो दिस इज माय एक्स्ट्रा अफोर्डेबिलिटी बिकॉज ऑफ बल्क डिस्काउंट, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स डू द सेकंड केस. अब क्या है, P2 अभी भी 1 है, P1 इज -100 इनिशियली, तो पहले मेरे पास है -100. अब क्या हुआ, उसने बोला कि पहले अगर जब आपने 100 यूनिट्स खरीदे तो आपको मैंने चार्ज किया 100 रुपीज अ kg, तो आपने स्पेंड किया 10,000 रुपीज. So let me call this point 1, जहाँ पे मेरे पास x1 है 100 kgs और y axis पे फिर मेरे पास क्या पॉइंट होगा, 50,000 minus 10,000 which is 40,000. ठीक है, so 40,000 is on the y axis and 100 units is on the x axis. अब उसने बोला जैसे ही आप 101st यूनिट ऑनवर्ड खरीदोगे तो मैं आपको फर्स्ट टू 100 यूनिट्स का भी 80 रुपीज चार्ज करूंगा. तो आप ये देखो कि अगर मैं 101 यूनिट्स खरीद रही हूं तब और अब क्या होगा. तो लेट्स सपोज दिस इज माय पॉइंट 2. दिस इज 101. सो इफ दिस इज 101 देन व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज 39,900 विदाउट एनी बल्क डिस्काउंट. क्योंकि 1 किलो मैंने एक्स्ट्रा खरीदा 100 यूनिट से, तो 101 यूनिट से खरीदे, तो 101 into 100 मैंने स्पेंड किया विच इज 10,100. तो मेरे पास बाकी गुड्स के लिए जो पैसे बचे वो कितने बचे, 50,000 minus 10,100 which is 39,900, राइट? अब बल्क डिस्काउंट के हिसाब से जैसे ही मैं 101 यूनिट्स खरीदती हूँ तो मुझे कितना पड़ता है, हाउ मच एम आई स्पेंडिंग नाउ, आई एम स्पेंडिंग 80 rupees a unit. आई एम स्पेंडिंग 80 rupees a unit. Okay, when I'm spending 80 rupees a unit, then I'm only spending 8,080 rupees as against to 39,900 में मैंने spend किया था यहाँ पे 101 units का. Here I had spent 10,100, but here I'm spending only 8080. I know जो equations है वो थोड़ी overwhelming है, मैं ना
दोबारा समझाती हूँ विद अ इजियर यूनिट। लेट्स सपोज 100 के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है ना वो बहुत क्लोज टू 100 है, हम 100 लेके चलते हैं। तो पॉइंट 1 पे मेरे पास है 100 kgs ऑफ द फर्स्ट यूनिट which is x1 and I have 40,000 left for the other goods. Now when I get a bulk discount and let us suppose कि वो मुझे bulk discount यूनिट 1 से ही मिलता है क्योंकि हम सेकेंड केस कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, इसके ऊपर पहले मैंने 10,000 रुपए स्पेंड किए थे, अब मुझे इसके लिए सिर्फ क्या स्पेंड करने 8,000, तो मेरे पास 2,000 की एक्स्ट्रा अफोर्डेबिलिटी तो एक यूनिट एक्स्ट्रा खरीदते ही आ गई ना। और अगर मैं इस यूनिट को डिविजिबल बनाती जाती हूँ, सपोज मैं कैशूज की बात ही कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ कि अच्छा मुझे बल्क डिस्काउंट 100 के बाद मिलेगा, यू गिव मी 100 kgs प्लस 1 कैशू। टेक्निकली द मोमेंट आई एड प्लस 1 कैशू आई गेट बल्क डिस्काउंट, है ना। जैसे ही मैंने बोला मुझे 100 किलो से ऊपर एक कैशू भी एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे बल्क डिस्काउंट मिला। जैसे ही मुझे बल्क डिस्काउंट मिला वैसे ही मेरे पास 2,000 रुपए की एक्स्ट्रा अफोर्डेबिलिटी आ गई क्योंकि 2,000 रुपीज जो है वो मैंने पैसे अब सेव कर लिए। कैसे सेव करिए, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आ गई है। दैट मनी हैज बिकम अवेलेबल टू मी। हाउ? बिकॉज ऑफ बल्क डिस्काउंट। सो अब जो शॉपकीपर है वो मुझे 10,000 रुपये नहीं चार्ज कर सकता, उसको मुझे 80 रुपीज़ kg पे बेचना पड़ेगा और उसको 8,000 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, आई गेट सम एक्स्ट्रा अफोर्डेबिलिटी। एक्स्ट्रा अफोर्डेबिलिटी इज ऑलवेज वर्टिकल, हमने पहले भी देखा है ना, एक्स्ट्रा अफोर्डेबिलिटी इज ऑलवेज वर्टिकल। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा मैं गुड एक्स और वाई दोनों पे स्पेंड कर सकती हूँ वो हम वर्टिकल ऊपर लेते हैं, और जो चीजें मेरे पास सिर्फ गुड 1 की एक्स्ट्रा आती है वो हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं। I repeat that thought. You have to think deeper on that thought. जब भी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा अफोर्डेबिलिटी आती है, जब भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी आती है जो मैं दोनों पे स्पेंड कर सकती हूँ, तो मैं वर्टिकली लूंगी ना। वर्टिकली लेने का मतलब है मैं यहाँ पे भी जा सकती हूँ, उस एक्स्ट्रा मनी को मैं यहाँ पे भी स्पेंड कर सकती हूँ। जब मेरे पास एक्स्ट्रा x1 आता है सिर्फ, तो हम कैसे मूव करेंगे, हॉरिजॉन्टली ऑलवेज। तो अभी क्या हो रहा है, मेरे पास 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मेरे को बच रहे हैं, तो मैं कैसे मूव करूंगी, वर्टिकली। वर्टिकली मूव करके मैं इसको पैरेलल शो कर दूंगी। वर्टिकली मूव करके मैं इसको पैरेलल शो कर दूंगी। वाई? बिकॉज वर्टिकली मूव करके पैरेलल शो करने का मतलब है मेरे को 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, आई एम हैप्पी। बट दैट्स नॉट ट्रू। व्हाट इज हैपनिंग, मुझे 101st यूनिट पे तो पैसे एक्स्ट्रा मिले ही मिले, उसके बाद भी मुझे बल्क डिस्काउंट की वजह से जो प्राइस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 80 रुपीज kg, विच मीन्स कि माई बजट लाइन शुड एम्यूलेट दिस, ऐसी होनी चाहिए, विच इज वाई आई गेट 2,000 रुपीज एंड आई देन स्विंडल माई बजट लाइन आउटवर्ड एंड दिस बिकम्स माई न्यू बजट लाइन। So this case guys is I know a little complicated. ये वाला केस मैं आपको लाइव क्लास में दोबारा कराऊंगी, और अगर आपको फिर भी इसके अंदर डाउट्स होते हैं तो आप हमेशा you can always come back to me on in your once a week physical class module and I can explain this question to you again. But अगर ये question आपको point to point अच्छे से समझ में आ जाता है then your budget line chapter is sorted. The second thing I want to request you is before you get all stressed out and everything, आप हर एक वीडियो को आदत बना लो 2 या 3 बार ही देखना है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं, अपने क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं, और उसके बाद भी आपको सोल्यूशन देख के भी समझ ना आए तब आपको वीडियो दोबारा देखनी है। हर एक वीडियो को आपने कम से कम 2 से 3 बार देखना ही देखना है। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है then we are always there. All right? Thank you.